मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आरोह भाग 2 में संकलित पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सेकंड पार्ट मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसको लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। यहाँ पर जो लेसन है वह है 8, जिसका पहला पॉइंट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा पार्ट है मेरी कल्पना का आदर्श। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। सबसे पहले हम यहाँ इस शीर्षक के जो लेखक हैं उन लेखक का परिचय करेंगे। यहाँ पर लेखक का जो नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनका नाम है भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। में हुआ। इनका जन्म स्थान जो है मध्य प्रदेश के महू स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राम जी, इनके पिता का नाम श्री राम जी, माता का नाम भीमा देवी था। इसी कारण इनको भीम के नाम से जाना जाता है। 2 वर्ष की आयु में इनकी माताजी का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी अपंग बुआ ने किया था।
इनकी अपंग बुआ ने किया था। इनके पिताजी जो है फौज में नौकरी करते थे। इनके पिताजी फौज में नौकरी करते थे। यही अंबेडकर जी का जीवन व्यतीत हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सहारा में हुई। तथा मैट्रिक भी इन्होंने वहीं की। 10वीं पास करने के बाद की और इनका विवाह रमाबाई से हो गया। रमाबाई से हो गया। 1907 में 10वीं पास करने के बाद, यानी 1907 में इन्होंने 10वीं पास की थी, तभी इनका विवाह हो गया। 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में दाखिला ले लिया। सन 1912 में बीए पास की। सन 1912 में बीए पास की। 1913 में पिताजी की इच्छा से नौकरी करने बड़ौदा चले गए। 1913 में पिताजी की इच्छा से नौकरी की। लेकिन 15 दिन के बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 21 अगस्त 1917 में इन्हें छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति की अवधि मिली और अवधि समाप्त होते ही
ये लंदन से भारत आ गए। भारत आ गए। 1942 में इन्होंने बहिष्कृत हितरंगनी सभा की स्थापना की। 1935 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु भी दिसंबर 1956 में, इनकी मृत्यु जो थी दिसंबर 1956 में हो गई। 1955 ईस्वी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्राचार्य से जैसे पद मुक्त हुए थे, तभी आकर के इनकी 1956 में मृत्यु हो गई। इनकी जो रचनाएं हैं वो काफ़ी रचनाएं हैं और अधिकतर रचनाएं इनकी अंग्रेजी भाषा में हैं। B.R. अम्बेडकर जी बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे। वे हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर द शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म पुस्तकें, भाषण मूक नायक, बहिष्कृत भारत जनता, ये पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं, शोषण का विरोध। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी बचपन से ही शोषण का शिकार होते रहे और ये पूरे जीवन भर शोषण के खिलाफ लड़ते रहे। तो क्योंकि बचपन में इन्हें ऐसे हालातों से गुजरना पड़ा था, तो इन्होंने ये अपने मन में सोच लिया था कि वो जीवन भर इसके खिलाफ लड़ेंगे और इसे विजय दिलाएंगे। नंबर 2 था उनका जाति पाति तथा छुआछूत का विरोध। जाति भारतीय समाज की प्रमुख समस्या रही है। अंबेडकर जी स्वयं एक विशेष संप्रदाय से संबंध रखते थे। स्कूल में पढ़ते हुए निरंतर कई बार इसका शिकार हुए। अतः उन्होंने स्कूली जीवन में निश्चय कर लिया था कि वे आजीवन इस भयंकर समस्या का विरोध करेंगे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली जाति पाति भेदभाव का निरंतर विरोध किया। वकालत के बाद वे आजीवन ऐसी समस्याओं को उखाड़ने में लगे रहे। उन्होंने जाति विभक्त समाज की तुलना उस बहुमंजिली इमारत से की है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है न दरवाजा। जो जिस मंजिल में पैदा होता है उसे वहीं मरना पड़ता है। नंबर 3 था इनका उद्धार की भावना, यानी कि वो उद्धार भी चाहते थे। अंबेडकर जी के मन में समाज के उद्धार की विराट भावना थी। उन्होंने समाज में विशेष वर्ग के प्रति होने वाले अत्याचारों को बहुत नज़दीक से देखा था। उनके मन में उनके प्रति गहन संवेदना और सहानुभूति थी। बम्बई में वकालत करने के बाद लगातार वे समाज विशेष वर्ग के साथ लड़ते रहे, इसलिए वे इनके वकील कहलाए। उन्होंने अपनी नेक रचनाओं में उनके प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त की हैं। स्कूल में पढ़ते हुए एक बार अध्यापक ने पूछा था कि तुम बड़ा होकर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया था कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, मैं नया कानून बनाऊंगा और भेदभाव को खत्म करूंगा। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने संपूर्ण जीवन इसी संकल्प में पूर्ण किया। समतावादी भावना, ये भी उनकी एक विशेषता थी। डॉक्टर अंबेडकर एक महान चिंतक थे। उनके जीवन में महात्मा बुद्ध, संत कबीरदास, ज्योतिबा फूले विशेषत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है वो इन्हीं से मिली है।
बुद्ध से प्रेरणा ग्रहण की, इनके सामंतवादी दर्शन से आश्वस्त होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इनकी महान चिंतकों के विचारों का प्रतिफल उनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने समतावादी समाज की कल्पना की है, जहाँ कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव या संकीर्णताएं न हो। तो 5वां नंबर विशेषता थी इनकी जन कल्याण की भावना। डॉक्टर अंबेडकर जी एक महान चिंतक होने के साथ साथ एक जन नायक भी हैं। वे आजीवन जन सामान्य के कल्याण हेतु संघर्ष करते रहे। यह विराट चेतना उनके साहित्य में भी प्रकट हुई है। पॉइंट है इनका 6, समाज का यथार्थ चित्रण। डॉक्टर अंबेडकर जी ने समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों, विडंबनाओं, जाति पाति, छुआछूत, धर्म, संप्रदायवाद आदि का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपने साहित्य में विशेष वर्ग, दीनहीन अवस्था का भी अंकन किया है। समाज में फैली गरीबी, शोषण के प्रति उनकी गहर संवेदना व्यक्त हुई है। इनकी भाषा शैली, ये विशिष्ट साहित्यकार थे। उन्होंने अपने साहित्य लेखन हिंदी और अंग्रेजी भाषा का विशेष प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम तद्भव उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सरस और भावानुकूल है। जहाँ जहाँ इन्होंने गहन संवेदनाओं का चित्रण किया है, वहाँ वहाँ इनकी भाषा में गंभीरता उत्पन्न हो गई। उन्होंने विचारात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक शैलियों का भी प्रयोग किया है। सामाजिक विसंगतियों का विरोध करने के लिए इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय साहित्य जगत में विशिष्ट स्थान है। वे हिंदी साहित्य के महान चिंतक थे। ये था इनका जीवन परिचय। अब है आपका इस पाठ का सारांश, तो ध्यान से सभी बच्चे सुने। प्रस्तुत पाठ बाबा भीमराव अंबेडकर के सुप्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर है, जो लेखक ने जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन, यानी कि जो आज लाहौर में है, सम्मेलन सन 1936 ईस्वी के अध्यक्षीय भाषण के रूप में लिखा था। लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि के कारण उस सम्मेलन को ही स्थगित करना पड़ा। इस पाठ में लेखक ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक तरीका मानने की अवधारणा को निरस्त करते हुए केवल भावात्मक नहीं बल्कि आर्थिक उत्थान, सामाजिक और राजनीतिक संगठन और जीवन यापन के समस्त भौतिक पहलुओं पर अपना ठोस परिप्रेक्ष्य में जातिवाद के समूह उच्छेदन की अनिवार्यता ठहराई है। साथ ही लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना भी की है। यह विडंबना है कि हमारे समाज में आज भी जातिवाद है। ये वर्षों पहली बात है, लेकिन आज भी वो स्थिति यथासंभव समय बनी हुई है, यथावत बनी हुई है। पोषकों की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। जो इन जड़ों को पोषक तत्व देते हैं, उनकी यहाँ कोई आज कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेखक ने श्रम विभाजन को सभ्य समाज के लिए आवश्यक माना है, लेकिन यह भी बताया है कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकती। उन्होंने भारत की जाति प्रथा के प्रति चिंता व्यक्त की है और यहाँ जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं होता, बल्कि उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच में भी बांट देती है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण कर देती है, इसके साथ मनुष्य को उसमें आजीवन बांधे रखती है। आधुनिक युग में विकास के कारण भी व्यक्ति अपना पेशा बदल नहीं सकता, किंतु हिंदू धर्म में तो जाति प्रथा किसी को भी अपने पैतृक पेशे के अलावा चुनने की अनुमति नहीं देती, चाहे मनुष्य किसी कार्य में कितना भी दक्ष क्यों न हो। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीबी और शोषण के साथ अरुचिपूर्ण कार्य करने की व्यवस्था निरंतर गंभीर समस्या बनी है। समाज में जाति प्रथा आर्थिक सहायता को भी पैदा करती है। इस मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्म शक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लेती है तथा मनुष्य को निष्क्रिय बना
डालती है। लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना की है जहाँ की व्यवस्था स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होगी। उस समाज में इतनी गतिशीलता होगी जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होगा। समाज के बहुविधि हितों में सबका हिस्सा होगा। साथ ही लोगों को अपने हिस्से के प्रति सजग रहना पड़ेगा। लेखक ने इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र कहा है। सजग रहते हुए सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क बना रहेगा, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेखक ने समाज में समता पर यानी एकता पर बल दिया है। हालांकि राजनेता समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित अलग अलग व्यवहार संभव नहीं हो सकता, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। समता काल्पनिक जगत की वस्तु के साथ व्यवहारिक भी है। समता ही किसी राजनेता के व्यवहार की एकमात्र कसौटी है, यानी कि वही राजनेता अपने में संपूर्ण नेता कहलाता है जिसकी भावना समता की होती है, भाईचारे की भावना। वो सबको एक समान देखता है, एक समान लेकर के चलता है। यहाँ ऊंच नीच, छुआछूत इस प्रकार की भावनाएं राजनेताओं के का श्रृंगार नहीं होता। राजनेताओं का श्रृंगार होता है जनाधार को साथ लेकर के चलते हुए सबके सुख दुख समस्याओं में बराबर का भागीदार होना, तो वही एक अच्छा राजनेता कहलाता है। संविधान के अंदर जो भी लिखा है वो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा था कि जो बातें संविधान में उन्होंने लिखी थी, समता होनी चाहिए, छुआछूत जाति पाति का भेद मिटना चाहिए, जो आज भी यथावत बना हुआ है। क्योंकि समाज के कुछ इस प्रकार के कारिंदे हैं जो इन बातों को बढ़ा करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, और ऐसा कब करते हैं जब वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों भीमराव अंबेडकर जी ये डॉक्टर हैं, क्योंकि इनके पास पीएचडी की उपाधि है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने संविधान लिखते हुए ये सब बातें संविधान में लिखी थी। और यहाँ पर आपको इनका जो परिचय मैंने करवाया, परिचय आपको इनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये प्रबुद्ध व्यक्ति थे। और इनके पास मुझे नहीं लगता कि इनके बराबर की किसी के पास इतनी डिग्रियां हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिग्रियां इन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। तो आप सभी बच्चे इसको याद करेंगे और सारांश याद करेंगे, परिचय आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे।